हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू क्लास। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं डू डज और डिड के बारे में। देखो, डू डज और डिड आपने पता नहीं कितनी बार पढ़ लिया, लेकिन फिर भी भूल जाते हैं ना। यही नहीं पता चलता कि कौन से सेंटेंस में इसको इस्तेमाल करें। लेकिन मैं आज आपको कुछ ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स के माध्यम से इसको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखो, ये जो आपका डू डज और डिड है, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से करवाऊंगा शुरुआत। ठीक है, और बेसिक ही आपको पढ़ाऊंगा सबसे पहले। जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा, एडवांस कभी नहीं समझोगे। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले तो एक छोटी सी चीज लिख लो कि डू और डज, ये जो दोनों हैं, ये हमारे कहां पे इस्तेमाल होते हैं? प्रेजेंट में इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा जो हमारा डिड है, डिड ये कहां पे इस्तेमाल होता है? इसको हम इस्तेमाल करते हैं पास्ट में। किस में इस्तेमाल करते हैं? पास्ट में इस्तेमाल करते हैं। डू डज प्रेजेंट में, डिड हमारा पास्ट में इस्तेमाल होता है। अब हम बात करने वाले हैं कि इनको सब्जेक्ट के साथ कैसे इस्तेमाल करें। सब्जेक्ट के साथ कैसे इस्तेमाल करें? देखो, सब्जेक्ट के साथ आप इनको कैसे इस्तेमाल करोगे? जो हमारा डज है, डज ये किस किस के साथ लगता है? ये हमारा लगेगा ही, शी, इट, और किसी व्यक्ति के नाम के साथ आप किसका इस्तेमाल करेंगे? डज का इस्तेमाल करेंगे। फिर हमारा बच गया डू। अबे देखो, डू और डज दोनों एक ही चीज में लगते हैं ना, ये एक ही जगह पे आएंगे, या तो डू आएगा या डज, दोनों में से एक आता है। तो जब हमारा डू डज के साथ ये सारी चीजें लग गई, तो इनके अलावा जो बच गया सब के साथ डू लगना चाहिए, है ना। तो डू के लिए क्या क्या बचा है? आई, वी, यू, दे। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है, ही सीट को छोड़कर जो भी बच गया सबके साथ डू लगा दो। तो आपको सिर्फ ही सीट को ही याद करना है, बाकी सब तो अपना आप लगेगा। अब आ जाती है डिड की बारी। अब डिड तो अकेला है, तो इसलिए ये सभी के साथ लगेगा, सभी सब्जेक्ट के साथ, सभी सब्जेक्ट के साथ। सर ऐसा क्यों? ऐसा भेदभाव क्यों? भाई ऐसा भेदभाव इसलिए है, देखो, जब हम सेंटेंस बना रहे हैं तो फॉर्मूला ये होता है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, यही होता है ना। ठीक है, तो हम एक ही हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। कभी ऐसा देखा है कि हमने बोला ही इज एम गोइंग? ऐसा कभी आपने देखा है? ही इज एम गोइंग, या ही हैज हैव गॉन? ऐसा कभी देखा है कि एक ही सेंटेंस में दो दो हेल्पिंग वर्ब आ रही है साथ के साथ? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। तो क्या होता है, एक सेंटेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब आती है, एक ही आती है ना हेल्पिंग वर्ब। तो जब हमारे पास एक ही हेल्पिंग वर्ब हमें चाहिए हमारे सेंटेंस के लिए, लेकिन यहां पे प्रेजेंट में सेम सेंटेंस को बनाने के लिए दो दो हैं, तो इन दोनों को डिवाइड किया गया। भाई इसके साथ इसको लगाओ, इसके साथ इसको लगाओ, तो इसलिए इनको डिवाइड कर दिया गया प्रेजेंट में। लेकिन जब बारी करती है, पास्ट की बारी आती है, तो यहाँ पे तो इकलौती हमारी डिड ही है। अब इसको भी ऐसा थोड़ी अलग से कोई पकड़ के लाएंगे, भाई तेरे साथ कंपटीशन करेंगे इसका, नहीं। ये जब अकेला है तो अकेला लगाओ भी सबके साथ, खुला है ना, कोई भी सब्जेक्ट कोई भी कुछ भी हो, सबके साथ लगा दो इसको आराम से। तो इसलिए डिड जो है वो सभी के साथ लग जाता है। ठीक है, और डू डज जो है वो हमारा भाई अलग अलग डिवाइड होके लगता है। चलिए, तो यहां तक मेरे हिसाब से किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बहुत आसान और सरल भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब बारी आती है, सर बेसिक तो चलो ये तो हमें आता था, अब हमें ये बताओ कि इस्तेमाल कैसे होगा। अब सबसे पहले आपको अपनी बुद्धि में दो चीज रख लेनी है। ठीक है, दो चीज आपको अपनी बुद्धि में फीड कर लेनी है। अब जिनकी में फीड नहीं है वो देख लो। ये जो चीजें हैं, ये जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं, ये या तो सेंटेंस आपका नेगेटिव होगा तब लगेंगी, किसमें? नेगेटिव सेंटेंस में, या आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव होगा। कौन सा होगा? इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा, तब आपकी ये चीजें लगेंगी। या तो सेंटेंस नेगेटिव देखने को मिलेगा या इंटरोगेटिव देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये नेगेटिव इंटरोगेटिव कौन सा सेंटेंस होगा भाई? कोई टेंस का है क्या? हाँ, टेंस का है। कौन सा टेंस है? इनके लिए प्रेजेंट का इंडेफिनेट है और आपका एक है पास्ट का इंडेफिनेट। प्रेजेंट का इंडेफिनेट है और एक पास्ट का इंडेफिनेट है। प्रेजेंट में तो आपका वही टू डेज लगेगा, वह पहले ही लिखवा दिया। पास्ट में आपका डिड लगेगा। यानी कि पास्ट इंडेफिनेट में नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या लगाएंगे? डिड, और प्रेजेंट में क्या लगाएंगे? डू डज लगाएंगे। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब दूसरा यूज क्या है? दूसरा यूज है इनका सिंपल सेंटेंसेस में। किसमें? सिंपल सेंटेंसेस। ठीक है, दूसरा हम इनको सिंपल सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो सिंपल सेंटेंसेस हैं, इनमें भी नेगेटिव इंटरोगेटिव होगा। हाँ, नेगेटिव इंटरोगेटिव सब में होगा भाई। ठीक है, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। तीसरा जो यूज है ये है इनके अदर यूजेज। अदर यूजेज, अदर यूजेज को मैं भी आपको आगे समझाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको नेगेटिव इंटरोगेटिव को क्लियर कर देता हूं।
टेंसेस में और सिंपल सेंटेंसेस में, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा सेंटेंस आपको बोलता हूं टेंसेस के हिसाब से, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से। देखो, मैंने एक सेंटेंस बोला, मैं स्कूल जाता हूं, नॉर्मल सेंटेंस, ठीक है, सबसे नॉर्मल, मैं स्कूल जाता हूं, तो मैं कैसे बोलूंगा, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं। लेकिन मुझे इसका नेगेटिव बनाना है, तो मैं कैसे बोलूंगा, मैं स्कूल नहीं जाता हूं। तो मैं क्या नहीं करता हूं भैया, स्कूल नहीं जाता हूं, तो मैं कैसे बोलूंगा, आई डैश नॉट गो टू स्कूल, है ना, ऐसे सेंटेंस बनेगा। अब यहां पे एक चीज देखो, ये भी दो ओ है, कभी एक आप इसको समझने लगो, दो है, ठीक है। चलो, अब यहां पे एक चीज देखो, अब मुझे बीच में कोई हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, आई के हिसाब से आएगा डू, आई डू नॉट गो टू स्कूल, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव हो या इंटरगेटिव हो, सब में डू या डज आपका लगने वाला है। और सेंटेंस देखो, और सेंटेंस देखो, और समझ में आएगा। मैंने बोला वह नहीं खेलता है, वह नहीं खेलता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो कैसे बोलेंगे, ही डज नॉट प्ले। तो नेगेटिव हो या इंटरगेटिव हो, सब में आपका डू डज लगेगा प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। यही चीज पास्ट में बोलनी होती है तो डिड लगता, जैसे कि मैं स्कूल नहीं गया, मैं स्कूल नहीं गया, तो कैसे बोलूंगा मैं, आई डिड नॉट गो टू स्कूल, ठीक है, आई डिड नॉट गो टू द स्कूल या गो टू स्कूल, जो भी बोलना है। तो देखो, पास्ट का है इसलिए मैंने डिड लगाया, अगर ये प्रेजेंट का है तो मैंने क्या लगाया, डू या डज। बाकी दोनों में सेम, और भी कुछ चीज सेम, मतलब और कुछ चेंज नहीं हुई है, बस ये डू और डिड ही चेंज हुआ है, और सब कुछ आपका सेम ही है। वह नहीं खेला, वो नहीं खेला भैया, तो पास्ट इंडेफिनिट का हो गया, तो कैसे बोलेंगे, ही डिड नॉट प्ले। तो इस तरह से आप अपने सेंटेंसेस को बनाते हैं, प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो, दोनों के इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस आपके डू डज और डिड इनका इस्तेमाल करके ही बनेंगे। ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, बताओ, ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई डू डज का अलग से इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि आपने पढ़ा है, मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं। प्रेजेंट जो है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट जो है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला क्या है, बताओ बताओ क्या है सर। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, वर्ब की पहली फॉर्म में एस या ईएस लगाओ, फिर लगाओ ऑब्जेक्ट। वेरी गुड, सही बात है एकदम, है ना। पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मूला क्या है, बताओ, किसी को पता हो तो। सर पास्ट इंडेफिनिट का है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखो, फिर लिखो ऑब्जेक्ट। ये होता है पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मूला। वेरी गुड, समझ गया मैं, है ना। अब लेकिन हमें इनके नेगेटिव बनाने के लिए हमें उसकी जरूरत क्यों पड़ी, हमें इसमें डू डज क्यों लगाना पड़ा, हमने वर्ब के बाद डायरेक्ट नॉट क्यों नहीं लगाया, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म के बाद नॉट क्यों नहीं लगाया। अब बुद्धि खुलेगी आपकी। क्या आपने फॉर्मूला पढ़ा है, सिंपल सेंटेंसेस कैसे बनाते थे। सिंपल सेंटेंस, सब्जेक्ट लिखो सबसे पहले, फिर लिखो हेल्पिंग वर्ब, फिर लिखो वर्ब, फिर लिखो ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस को बनाने का रूल क्या होता है भाई, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, फिर लिखो हेल्पिंग वर्ब, फिर लिखो नॉट, फिर लिखो वर्ब, ठीक है, और फिर लिखो लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो हम नॉट कहां पे लगा रहे हैं, बताओ नॉट कहां पे लगा रहे हैं। ये रहा नॉट, किससे बाद आया है, हेल्पिंग वर्ब के बाद। लेकिन इनके फॉर्मूले तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, इनके फॉर्मूले में तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, तो नेगेटिव सेंटेंस बन ही नहीं सकता। अगर आप इसमें नॉट नहीं, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाओगे तो आप नॉट भी नहीं लगा सकते, सेंटेंस नहीं बनेगा। सर सब्जेक्ट के बाद लगा देंगे नॉट, बुद्धि खराब होगी क्या, कहीं भी नहीं लगा सकते, जब तक हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी नेगेटिव सेंटेंस बनेगा ही नहीं। तो ये क्या जुगाड़ निकाला गया कि भाई एक काम करो, इसमें डू डज का इस्तेमाल करो हेल्पिंग वर्ब में। किसका, डू डज का इस्तेमाल यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की तरह हुआ, और यहाँ पे इस्तेमाल हुआ डिड का। किसका, डिड का, एज ए हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। ऐसे इनमें डू डज और डिड इंट्रोड्यूस हुआ, दोनों में, प्रेजेंट में और पास्ट में, और फिर हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाने की अनुमति मिली, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, डू डज और डिड के बाद नॉट लगा रहे हैं, इसलिए नेगेटिव सेंटेंस यहां पे बनता है इनके इस्तेमाल करके, ठीक है। क्लियर हुआ, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं सिंपल सेंटेंसेस में, सिंपल सेंटेंसेस में कैसे बनाते हैं। देखो आपने एक सेंटेंस सुना होगा, मेरे पास एक कार है। मैंने क्या बोला, मेरे पास एक कार है, तो सेंटेंस कैसे बनता था, आई हैव अ कार, आई हैव अ कार। लेकिन अगर मैं नेगेटिव बोलने लगूं, मेरे पास एक कार नहीं है, अगर मैं नेगेटिव सेंटेंस बोलूं तो मैं क्या ऐसे बोलूंगा,
आई हैव नॉट अ कार, आई हैव नॉट अ कार, क्या मैं ऐसे बोलूंगा? नहीं बोलूंगा, ऐसे नहीं बोलूंगा, ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है भाई? देखो क्यों गलत है। ये जो हैव है क्या यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है? नहीं है। अगर कहीं पे हेल्पिंग वर्ब है तो उसकी मेन वर्ब भी होगी, मेन वर्ब भी होगी, लेकिन यहाँ पे अगर इसको हम मेन वर्ब अगर इसको हम हेल्पिंग वर्ब माने तो इसकी मेन वर्ब कहाँ है तो है ही नहीं कहीं पे। तो क्या होता है इंग्लिश में, जब किसी सेंटेंस में आपकी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है तो ये जो हेल्पिंग वर्ब वाले शब्द है यही मेन वर्ब की तरह काम करने लग जाते हैं। ठीक है, तो अब ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। बिना वर्ब के सेंटेंस नहीं बनेगा, बिना मेन वर्ब के सेंटेंस नहीं बनेगा। ठीक है, चलो तो अब यहाँ पे ये क्या है? मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं। अब इनमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है, जैसे प्रेजेंट में थी, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में। तो यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस कराया हमने? यहाँ पे भी डू डज को हम लेकर आ गए। फिर कैसे बनाया ये सेंटेंस? आई डू नॉट, फिर हमने नेगेटिव बनाने के लिए डू नॉट लगाया, बाकी सब कुछ पीछे ऐसे ही लिख दिया, आई डू नॉट हैव अ कार। इस तरह से आपका यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस बनना स्टार्ट हुआ। ठीक है, मैंने बोला मेरे पास एक कार थी, पास्ट का हो गया, तो मैं कैसे बोलूंगा सेंटेंस को? आई हैड अ कार, आई हैड अ कार। लेकिन जब मैं इसको वैसे बनाऊंगा नेगेटिव में, मेरे पास एक कार नहीं थी, तो मैं कैसे बोलूंगा? अब मैं डू डज का नहीं डिड का इस्तेमाल करूंगा, आई डिड नॉट। अब मैंने डिड नॉट लगा दिया। सर यहाँ पे हमने हैव को डायरेक्ट उठाया था तो हैड को लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। मैंने आपको बताया है डू हो, डज हो या डिड हो, इनके साथ हमेशा वर्ब की, ये क्या लिख देता हूं मैं, वर्ब की पहली फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की पहली फॉर्म आएगी। लेकिन हैड वर्ब की पहली फॉर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो हैव वर्ब की पहली फॉर्म है, हैड वर्ब की दूसरी फॉर्म है, हैड वर्ब की तीसरी फॉर्म है, हैविंग वर्ब की चौथी फॉर्म है और हैज वर्ब की पांचवी फॉर्म है। जिस तरह से आप देखते हैं ना, गो, वेंट, गॉन, ठीक है, गोइंग, गोज, इसी तरह से जैसे गो वर्ब की पहली फॉर्म है, हैव भी वर्ब की पहली फॉर्म है, वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसी तरह से हैड वर्ब की दूसरी फॉर्म है। तो डू डज और डिड के साथ पहली फॉर्म चाहिए तो हैड नहीं आएगा, पहली फॉर्म हैव ही आएगा। आई डिड नॉट हैव अ कार, आई डिडंट हैव अ कार, मेरे पास एक कार नहीं थी। ऐसे आपका जो सेंटेंस है वो सही सेंटेंस यहां पे बन के सामने आएगा। क्लियर हुआ सेंटेंस अब कैसे बन रहे हैं यहाँ पे? ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। हो सकता है आज तक आपने यूं ही रटा हो कि भाई डिड लगेगा, डू डज लगेगा, लेकिन आज मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर करा दिया। ठीक है, एक आपका यहाँ पे डू डज लगता है। एक केस और है, किसी काम को करता तो हूं, ठीक है। इस केस में आपने बोला मैं स्कूल जाता हूं, नॉर्मल सेंटेंस। मैंने बोला मैं स्कूल जाता तो हूं, मैं स्कूल जाता तो हूं, भैया है ना। तो ऊपर वाला जो सेंटेंस है वो नॉर्मल फीलिंग दे रहा है, नीचे वाला जोड़ दे रहा है, मैं जाता तो हूं स्कूल, ऐसा फीलिंग दे रहा है। तो ऊपर मैं कैसे लिखूंगा? आई गो टू स्कूल, आई गो टू द स्कूल या गो टू स्कूल। लेकिन नीचे वाले में ये जो इंपॉर्टेंट चीज आई है जोड़ देने वाली, इसके लिए मुझे बीच में डू या डज का इस्तेमाल करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू मेरा सब्जेक्ट। बाकी के बाद जो कुछ है वो सेम टू सेम लिख दो, बस इतना फर्क आ जाएगा। आई डू गो टू स्कूल, आपने बहुत बार जो इंग्लिश में जो इंग्लिश स्पीकर्स हैं उनको बोलते हुए देखा होगा, आई डू गो टू स्कूल, आई डू जो भी उनको बोलना है, जो भी काम आप करना चाहते हैं वो काम यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका यहाँ पे भी ये सेंटेंस बनेगा। क्लियर हुआ सभी को? कोई इशू हो तो भी बता देना मुझे, ठीक है। कोई भी ऐसा हो जिसको ये चीज समझ में ना आई हो। चलिए, अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहता है तो हमारी एप्लीकेशन है अल्फा स्पोकन इंग्लिश, प्ले स्टोर पे मिलेगी, जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और देखो आपको भी थोड़ा बहुत तो पैसा खर्च करना पड़ेगा अगर आप बेसिक से सीखना चाहते हैं। बाकी फ्री की क्लासेस भी आपकी यूट्यूब पे हैं, आप खूब आराम से देखिए, यहाँ पे भी फ्री में भी आप सीख सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा आप सीरियस है कि भाई मुझे तो एक ही जगह मिल जाए, मुझे ज्यादा ढूंढने की जरूरत ना पड़े और सीखने में वीडियोस मिल जाएं, तो भाई कोर्स ले लेना पड़ेगा आपको। फिर तो अल्फा स्पोकन इंग्लिश प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन मिलेगी, जाके आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, चलिए मिलेंगे नई क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।